नमस्ते दोस्तों। आपको मालूम है कि स्टॉक मार्केट जो है उसमें बड़ी ज़बरदस्त कन्फ्यूजन है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो रोज़ हज़ारों करोड़ रुपया जो है स्टॉक मार्केट से बाहर लेके जा रहे हैं। तो ये इतना जो कन्फ्यूजन है ये क्यों है? इसकी जो बेसिक वजह है वो है अमेरिका का प्रेसिडेंट। चलिए आज इसी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, इसलिए प्लीज़ मेरे साथ रहिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो परेशानी जो यूएस प्रेसिडेंट के साथ है वो ये है कि वो ये चाहता है कि दुनिया भर में जितने भी पेट्रोल के और जितने भी पेट्रोल मतलब ऑयल, जितने भी ऑयल के और गैस के दुनिया भर में जो भंडार हैं सबका कब्जा उस पर हो जाए, ताकि यूएस की जो लीडरशिप है वो अगले 100 साल तक बरकरार रहे। इसीलिए दोस्तों, उसने जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है उस प्रेसिडेंट को उसने किडनैप करके अपने पास ले आया। वो ले तो आया अपने पास, लेकिन वो जो सोच रहा था कि मैं तेल लाऊंगा यहाँ से और दुनिया में मैं तेल बांट दूंगा, वो तेल बांटना इतना आसान नहीं है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो वेनेजुएला के अंदर जो तेल निकलता है उसकी जो रिफाइनरीज हैं वो थोड़ी बहुत तो इंडिया जो यूएस में है, इंडिया में काफ़ी हैं, 3-4 हैं, और एट द सेम टाइम चाइना के अंदर हैं। तो चाइना को तो वो देना नहीं चाहता। अब दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या बचा? इंडिया। अब लेकिन सवाल ये है कि इंडिया को देने से पहले भी उसको सबसे पहले तो वहाँ का जो ऑयल है जो अमेरिका खुद रिफाइन करेगा उस ऑयल को कैसे रिफाइन करेगा। तो उसने क्या किया, उसने जो यूएस की जो 20-25 बड़ी ऑयल कंपनीज हैं, रिफाइनरी कंपनीज हैं, उनको उसने बुला के उनको बोला, भाई हमने कब्जा तो कर लिया वेनेजुएला के ऊपर, अब आप जो हैं जाके वहाँ पर तेल निकालिए, इन्वेस्टमेंट करिए, तेल निकालिए, और इसके अंदर $100 बिलियन का खर्चा बैठेगा, तो आप करो खर्चा इसको। तो वहाँ का जो सबसे बड़ा जो ऑयल रिफाइनर है एक्सॉन ने बोला, देखो साहब, 1940 से लेके अभी तक 2 बार ही हमको जो है वेनेजुएला ने निकाल दिया और हमको इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। तो अब जो है आप हमको फाइनेंसिंग करिए, ठीक है, आप हमको लीगल प्रोटेक्शन दीजिए, आप हमको वहाँ पे हमारी फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट करिए, हमारे रिस्क कवर करिए, तो हम वहाँ पर जाएंगे। तो ट्रम्प साहब बोले कि नहीं साहब, ऐसा है कि मैं तो सिर्फ आपको एक प्रोटेक्शन दे सकता हूँ, बाकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं या जो वहाँ पर पैसा लगाना है वो तो आपको लगाना पड़ेगा। तो जो एक्सॉन का जो चीफ एग्जीक्यूटिव था उसने तो मना कर दिया। इसके बाद और लोग आए वहाँ पर, उनसे भी बातचीत हुई। तो हकीकत में दोस्त ये निकल के आया कि वहाँ पर फ़िलहाल कोई भी अमेरिकन जो इन्वेस्टर है वो वेनेजुएला के अंदर जाके अपना खर्चा करके, अपना पैसा लगा के या कहीं से पैसा रेज करके वहाँ पर जाके ऑयल रिफाइनिंग डालने को तैयार नहीं है। बहरहाल, अब दूसरी बात ये आ गई है कि भाई चलो, आपने ऑयल रिफाइनरी वहाँ पे डाल ली, सब कुछ हो गया, 4-5 साल के अंदर आपने जो प्रेजेंट जो प्रोडक्शन है उसको 50% आपने इंक्रीज भी कर दिया। अब सवाल है कि बीच में वो जब ऑयल जब सब जगह जाएगा, ठीक है, तो बीच में ईरान बैठा है, ईरान अगर उसको उड़ा देगा तो क्या होगा? ईरान अगर पास नहीं होने देगा क्या होगा? फिर एक लंबा रूट लेकर आप आएंगे। तो ये सब चैलेंजेस जो हैं फिलहाल यूएस के साथ में है कि वो करेगा तो कैसे करेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये नहीं हो सकता, ये इवेंचुअली तो ये होगा ही। अच्छा, अब देखते हैं कि इंडिया की कहाँ पोजीशन है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो ऑयल निकलता है वेनेजुएला से वो यूएस, इंडिया और चाइना के अंदर जो है रिफाइन हो सकता है, बाकी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। चाइना को जो है यूएस कहता है कि साहब चाइना के अंदर तो नहीं जाएगा, उससे तो हमारी वैसे ही लड़ाई है। तो अब रह गया इंडिया और यूएस। इंडिया के अंदर क्या है, रिलायंस की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, ठीक है। तो रिलायंस की तो वाह वाह हो जाएगी। बीच में मोदी जी भी खड़े हैं, मोदी जी बोलेंगे, भाई हमको जो तुम इतने टैरिफ लगा के बैठे हो, हटाओ इनको पहले यहाँ से। इफ़ यू वांट अवर हेल्प देन रिमूव अवर टैरिफ्स फर्स्ट। तो ऑल सेड एंड डन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि अभी दिक्कतें हैं, अभी परेशानियां हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वेनेजुएला के अंदर, अभी इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन है, इंश्योरेंस की सिचुएशन है, ट्रांसपोर्टेशन की सिचुएशन है, और कौन मैन्युफैक्चर करेगा इसकी भी सिचुएशन है, या उसको रिफाइन कौन करेगा उसकी भी सिचुएशन या चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ये शेयर मार्केट अगले 4-5 साल तक मुझे ऐसा ही लगता है कि अगर ये वेनेजुएला का इशू अगर ऐसे ही लटकता रहा, ऐसे ही मतलब झूलता रहा इधर उधर, तो स्टॉक्स में तो पैसा बनने वाला नहीं है, या कोई बहुत ही दिग्गज होगा जिसने पुरानी इन्वेस्टमेंट करके रखी होगी, लकी होगा तो बना लेगा।
लेकिन जो एक आम इन्वेस्टर है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं? तो दोस्तों, जब भी शेयर मार्केट के अंदर कन्फ्यूजन होता है तो सबसे बड़ा जो सेफ हेवन है दैट इज़ ओनली गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। इसको अगर मैं इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी रखूं तो सबसे ऊपर सिल्वर, फिर गोल्ड और फिर कॉपर। सिल्वर और कॉपर का इंडस्ट्रियल यूज़ है, इसलिए उसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं कि जो सिल्वर है, सिल्वर की माइंस नहीं होती कहीं पर, ये बाई प्रोडक्ट है कॉपर का या और जो मटेरियल्स हैं सिल्वर उनका बाई प्रोडक्ट है, लेकिन इसका इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए डिमांड तो बढ़ी रहेगी। तो जो मुझे जो चीज़ समझ में आती है कि आज की तारीख में जब सब जगह आप जो हैं, मतलब नॉट आप, बेसिकली जो ट्रेडर है वो पैसा अपना गंवा रहे हैं, इसमें बेस्ट ऑप्शन निकल के आती है इंडिया के अंदर सिल्वर ETF, गोल्ड ETF, कॉपर ETF में। इसमें SIP की भी किया जा सकता है, ट्रेडिंग भी करी जा सकती है, शॉर्ट टर्म भी, लॉन्ग टर्म भी, जैसे भी आप करना चाहते हो कर लो। मैं आपको कोई राय नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा जो मेरे समझ में आया मैंने आपको बता दिया। बाकी तो आप अपने ब्रोकर से पूछिए कि आपको क्या करना है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि जब अगर आप इनके ETF खरीदते हैं, जो कि आज की तारीख में लगता है बहुत सॉलिड इन्वेस्टमेंट है, तो बस एक 10 की मूविंग एवरेज लगा के चलते रहिए आप। जैसे ही गोल्ड सिल्वर की प्राइस जो है 10 की मूविंग एवरेज को काटे, आप बाहर आ जाइए, फिर उसको खरीद लीजिए। ये मेरी गोल्डन स्ट्रैटेजी है। या मैं सिल्वर अगर ट्रेड करता हूँ तो सिल्वर स्ट्रैटेजी है, गोल्ड ट्रेड करता हूँ तो गोल्ड स्ट्रैटेजी है, और कॉपर ट्रेड करता हूँ तो कॉपर स्ट्रैटेजी है। तो मैंने तो अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, लेकिन आप अपने ब्रोकर से ज़रूर पूछ लीजिए कि इतना कन्फ्यूजन है, हाउ विल बी द ETF ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। बस मुझे आपको यही कहना है, कन्फ्यूजन है, लेकिन जो प्रॉफिट है उसको खींच कर लेकर आइए अपने पास। पैसे को जो है ज़बरदस्ती सड़ाइए मत, ज़बरदस्ती उसमें चैलेंजेस मत मुझे वो सोचिए कि इसको खरीद लूँगा, उसको खरीद लूँगा, उसको खरीद लूँगा, वो 2 साल बाद बढ़ जाएगा, वो 5 साल बाद बढ़ेगा। किसने देखा है क्या होगा भाई? फिलहाल तो कन्फ्यूजन है, तो पैसे को सेफ रखिए अपने और ब्रोकर की राय लीजिए, एंड डू व्हाटएवर यू थिंक इज़ बेस्ट फॉर यू। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।